हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो अगर आप एनालिसिस करें पिछले 10-15 साल के पेपर्स की, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत सारे पैटर्न हैं एग्जैक्टली, वो सब आप अगर सॉल्व करेंगे पेपर तभी समझ में आएगा। कैलकुलेशन से रिलेटेड पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन से ही याद हो जाती हैं और बड़ा वो हमें सहूलियत फ़ायदेमंद होती हैं पेपर सॉल्व करने में। 10-15 साल के पेपर्स में अगर देखें और पुराने भी देखें तो पिछले 4 साल के जो पेपर्स हैं, 4-5 साल के 4 ईयर्स एग्जैक्टली अगर देखा जाए, 21, 22, 23, 24, तो ये पेपर्स रिलेटिवली लीनियर पेपर्स हैं और सिंपल पेपर्स आए हैं। इनसे पहले के पेपर अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े इन्वॉल्व हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते थे, हिलाने वाले बढ़िया क्वेश्चंस थे। और अगर हम 19 से या 20 से पहले चले जाएं, 20 या 20 से पहले, 20 वाला भी कोविड के बाद वाले थोड़ा सा लीनियर हुए हैं। और इस बार भी वही पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली पीछे का पैटर्न ही यूज होगा, क्योंकि इस बार चेंज किया है एनटीए ने, आप जानते हो 25 क्वेश्चन हो गए, 30 की जगह और अटेम्प्ट करने हैं और कोई चॉइस भी नहीं है। पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होते थे उसमें चॉइस रहती थी, 10 में से 5 करने रहते थे। तो पुराने पेपर्स टफ होते थे थोड़ा रिलेटिवली, जो अभी 4 साल के पेपर्स अगर देखे जाए। तो कुछ करते हैं आगे, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स और साथ साथ में थ्योरी भी करेंगे। तो एक क्वेश्चन पेपर हमने उठाया है, मेरे सामने है ये 2024 का है और 4 अप्रैल का है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, an electron is projected with uniform velocity along the axis inside a current carrying long solenoid। मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, सभी जानते हैं सोलेनॉइड एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड रहती है, इसके ऊपर आप वायर से ऐसे बाउंड कर देते हैं, इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होती है एक्सिस के अलॉन्ग। एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हो, म्यू नॉट एन आई। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट इन द कॉइल और म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन को इसके एक्सिस के अलोंग इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, इस तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी से। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके पहचानना है कौन सा सही है। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सिलरेटेड अलोंग द एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन है, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of the solenoid, and third one is the electron path will be circular about the axis, and fourth one, the electron will experience a force at 45 degree to the axis and execute a helical path। तो पाथ पूछ रहा है और कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही है। और हम जानते हैं किसी भी मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है उस पर जो फोर्स काम करता है V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, और यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E। अब V और B एक ही डायरेक्शन में है तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0, थीटा 0 होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स पे क्या बना, 0 बना। अगर फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा और ये एक्सिस के अलावा ही चलता चला जाएगा, कहीं डेविएट नहीं होगा, कोई पाथ हेलिकल फेलिकल कुछ नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो बन रहा है, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ये है आपकी आई कैप 40 cos t माइनस जेड बाई सी।
cos t माइनस जेड अपॉन सी, और यूनिट इसकी है न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ दिस वेव इज इन एसआई यूनिट्स। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हमें पहचानना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, ई ट्रांसवर्स नेचर होता है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हम इससे जान सकते हैं कि ये वेव किस तरफ जा रही है। तो किस तरफ जा रही है उसके लिए ये आर्गुमेंट देखते हैं जो साइन या कॉस में होता है। तो माइनस में अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ है तो हम कहेंगे उसी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे अगर एक्स होता तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता, वाई होता तो वाई डायरेक्शन में जा रहा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो फिर उल्टा बोलेंगे, माइनस जेड डायरेक्शन बोलेंगे, या माइनस एक्स माइनस वाई, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड में से। तो इससे तो हम जान गए कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रही है। ये जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं और वाई डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई वेव्स की। और वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और प्रोपेगेट इधर हो रही है, वेरिएशन एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फिर हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना है, ई क्रॉस बी, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पर हम कह सकते हैं इससे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन निकाल सकते हैं। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में है तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन भी जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर ई इधर है तो बी को वाई डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो हम ई क्रॉस बी करेंगे तो जेड डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, इस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में हम जानते हैं कि ई बाई जो बी होता है, या इनके एम्पलीट्यूड्स को भी कह सकते हैं ई नॉट बाई बी नॉट। ये ई नॉट लिखा हुआ है और बी नॉट कितना होगा, तो ये रिलेशन याद रखिए सी, इन दोनों का रेशियो सी के बराबर होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से बी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट बाई सी। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी डायरेक्शन होगी जे डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे ई नॉट की वैल्यू 40 हो गई, 40 बाई सी। बाकी ये वही रहेगा कॉस टी माइनस जेड बाई सी। ये अपना बी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन है आई कैप 40 बाई सी कॉस ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, सेकेंड ऑप्शन है, और इसमें आई कैप लिखा हुआ है, जबकि आई कैप नहीं क्या होगा, जे कैप। दूसरे ऑप्शन में है जे कैप 40 कॉस ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है के कैप, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है जे कैप, तो जे कैप वाला होगा, और इसमें है 40 बाई सी कॉस टी माइनस जेड बाई सी। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आ जाएगी। तो ये अपना ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दूसरे का सही हो गया। थर्ड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर फिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम आइसोटोप 92-235 इज करेक्ट। तो इसमें तो बहुत ही 9th लेवल का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, कुछ काफी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हमें केवल एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस कराना है। तो इन्होंने कहा है कि यूरेनियम 92-235 और इसके साथ इसके ऊपर बमबार किया जाता है एक न्यूट्रॉन।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगी। प्रोडक्ट में पहला ऑप्शन है बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम 144 प्लस क्रिप्टन, क्रिप्टन है 3689, 3689 और प्लस 4 न्यूट्रॉन्स। बी ऑप्शन में है आपका जिनॉन और स्ट्रॉन्सियम। छप्पन 140 प्लस स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम कितना है 3894, 3894 और प्लस में है 3 न्यूट्रॉन्स। सी ऑप्शन अपना है एंटीमनी नियोबिडियम, दिस इज 51 153, 51 153 प्लस NB 4199 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। और लास्ट ऑप्शन है बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 189 36 94 89, this is the 89, 56 144 plus 3 न्यूट्रॉन्स। ये 4 ऑप्शन है कि ये वाली फ्यूजन में कौन सा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ मास नंबर टोटल कितना हो जाएगा 516, तो लास्ट में 6 आना चाहिए मास नंबर में। और यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो लास्ट में 2 है, 202 एटॉमिक नंबर में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 6 12, 2 तो आ जाएगा लास्ट में, 12 का 2। और इसको अगर हम देखें 9 4 13, 13 4 17, 7 आएगा, तो ये तो होगा पेंसिल। यहाँ पर देखें 9 6 15, 15 0, 5 आएगा लास्ट में, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 आना चाहिए। यहाँ 1 1 2, 2 आ रहा लास्ट में, तो 2 आना चाहिए। यहाँ पर 9 3 12, 12 3 15, 6 आना चाहिए, 5 आ रहा है यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 6 6 12, 2 आ रहा है लास्ट में। यहाँ 4 9 4 13, 13 3 16, लास्ट में 6 आ रहा है, ये सही है। तो ये वैसे भी याद होगी सभी को, सिंपल एकदम, जो बेसिक बचपन से पढ़ते आए हैं 9th से, वही इक्वेशन है। तो ये फ्यूजन की इक्वेशन का एक हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ f of convex lens, the least count of the measuring scales for the position of object u and for the position of image v are delta u and delta v। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करने में जो एरर्स आती हैं, जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट के ही बराबर मैक्सिमम एरर हो सकती है, वो डेल्टा यू और डेल्टा वी रेस्पेक्टिवली हैं। The error in the measurement of the focal length of the convex lens is will be, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डेल्टा यू बाई यू। कहने का मतलब है कि हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला ये होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इसमें कह रहा है कि हम जिस स्केल से यू और बी मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है, डेल्टा
U एंड डेल्टा V। ठीक है, तो ये मेजरमेंट में जो U और V के मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट है वो डेल्टा U और डेल्टा V। लीस्ट काउंट का मतलब मैक्सिमम जो मिनिमम मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, यहाँ पर डिस्टेंसेस हैं U और V, इनका मिनिमम मेजरमेंट इतना हो सकता है, और जो लीस्ट काउंट होता है उसी के बराबर हमारी एरर मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है डेल्टा U डेल्टा V क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स दी हुई हैं इनके दोनों के मेजरमेंट में। तो कह रहा फोकल लेंथ के मेजर में कितनी एरर होंगी। पहले ऑप्शन में है डेल्टा U बाई U, डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। बी ऑप्शन में है एफ स्क्वायर डेल्टा U बाई U स्क्वायर प्लस डेल्टा V बाई V स्क्वायर। एंड थर्ड है 2F डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। एंड लास्ट ऑप्शन is F into डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। तो हमें ये फार्मूला पता है, और एरर निकालने का सबसे तरीका ये है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एरर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो भी एक्सप्रेशन है हमें पता है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एफ बाई एफ स्क्वायर माइनस में आएगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस में ये प्लस में 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई यू स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो इसको अगर हम डी एफ बाई एफ लिखें, डी एफ बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा डी वी बाई वी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर। जब भी कभी एरर की बात करें तो हम अंडरस्टूड रहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहा है, पर कुछ ना बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम क्या करेंगे कि इसको भी प्लस ही रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर हमें निकालनी है तो ये प्लस होगी, क्योंकि डेल्टा वी डेल्टा यू डी यू हमने क्या किया है, ये स्मॉल चेंजेस लिखे हैं डी वी डी यू, इनको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा एफ बाई इस तरीके से। ठीक है, अब पूछा इसमें ये गया है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब डीएफ पूछा गया है। तो हम डीएफ कहें डेल्टा एफ कहें एक ही बात है, बात एक नहीं मैथमेटिकली, बट हम लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए डीएफ। तो डीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ स्क्वायर और डीवी बाई वी स्क्वायर प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया एरर इन फोकल लेंथ के मेजरमेंट। तो इसमें से ऑप्शन आपका होगा ये, यहाँ प्लस लिखा हुआ, प्लस इसलिए लिखा हुआ है कि जब भी एरर की बात करता है तो हम अंडरस्टूड रहेंगे हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात, और मैक्सिमाइज करने के लिए हमें यहाँ प्लस करना होता है। अदरवाइज इसके 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि डी यू और डी वी ये हमें पता नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव। एरर के केस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर एग्जैक्टली हमें पता है तो मिनिमम मैक्सिमम की बात हम कर सकते हैं या किसी बीच में बात कर सकते हैं, बट नहीं पता है तो हम अंडरस्टूड होने चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही हमें फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही होगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज 0 एवरीवेयर, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन इक्वेशन P1 minus P2 is equals to rho g H2 minus S1।
तो हम बर्नौली इक्वेशन जानते हैं सभी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये गिनी हुई 2 पॉइंट्स में, लिक्विड के फ्लो के 2 पॉइंट्स में हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब पहले स्टेटमेंट उसने ये कहा है when speed of liquid is zero everywhere, अगर स्पीड 0 है तो ये टर्म और ये टर्म गायब हो गए। और कह रहा है प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1। तो यहाँ से P1 माइनस P2 क्या आ रहा है, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए, रो जी H2 माइनस H1। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ये उसने कहा है कि प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करेगा इस इक्वेशन पे, तो यही बर्नौली की इक्वेशन से आ भी रही है, तो ये बस सही बात है। सेकेंड बात क्या कह रहा है, इन वेंचुरी ट्यूब सोन बेलो, वेंचुरी ट्यूब दी हुई है और वेंचुरी ट्यूब सभी लोग जानते हैं इस तरीके से डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब होती है जिससे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड करते हैं किसी भी पाइप के अंदर। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ कुछ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर कुछ क्रॉस सेक्शन है और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये है, और यहाँ पर एक कॉलम है, ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पर भी एक ट्यूब लगी है। इस ट्यूब में लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है और इसके अंदर लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ, और इसमें यहाँ तक फिल्ड है। और ये जो लिक्विड लेवल्स का डिफरेंस है ये दिया हुआ है आपको, दिस, इसमें यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक, ये हाइट दी हुई है। और यहाँ पर इस वाली लोकेशन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, एरिया जो है वो A1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ एरिया A2 है, ये फिगर में बना हुआ है। और इन वेंचुरी ट्यूब शोन बिलो दिस इन द, हाँ, इस वेंचुरी ट्यूब में इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है 2GH इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, इसके रिलेशन में इस फिगर से संबंधित ये इक्वेशन लिखा है, और पहला जो स्टेटमेंट कहा था उसमें ये था, तो वो तो सही था। अब इसमें कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑन द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। फिर वही ऑप्शन होते हैं, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, बोथ इनकरेक्ट, वन ट्रू, कौन सा गलत है, ये सब है कहानी। तो पहले से इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये तो सही है। तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्लो में हमेशा हाइट क्या हो जाती है, इसी इक्वेशन को अगर देखें तो H1 H2, अगर ये हाइट हम पकड़ लेंगे तो ग्राउंड से ये हाइट और ये हाइट मिडिल वाली ये सेम होगी, तो रोजी H1 रोजी H2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके संबंध में ये इक्वेशन देख रहे हैं, पुरानी कहानी भूल जाइए। अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो इसको लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो में H1 H2 बराबर H1, ये भी H2 भी H1 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें इस अपने फिगर से, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये इक्वेशन हमसे क्या कह रही है,
ये क्वेश्चन हमसे ये कह रही है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका मतलब है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो प्रेशर कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये दोनों का समेशन कांस्टेंट है। डेंसिटी तो हर जगह सेम है लिक्विड की, ये हम बर्नौली में जानते हैं। अब ये अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी v1 ये कम होगी। वेलोसिटी अगर यहाँ कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, तो इसलिए ज़्यादा हाइट तक लिक्विड चला गया। यहाँ पर एरिया ज़्यादा कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो 2 पॉइंट पर P2 की वैल्यू कम होगी P1 से, तो यहाँ पर थोड़ा कम हाइट तक लिक्विड प्रेशर इसको चढ़ा पाएगा पानी को। ठीक है, जो भी वाटर है या जो भी लिक्विड है, तो ये कम हाइट तक जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है इतना एक्स्ट्रा इसमें है, तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस देखें, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो P1 और P2 का जो डिफरेंस आएगा वो इस लिक्विड कॉलम के वेट के बराबर होगा। ठीक है, इस लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा वही P1 P2 के प्रेशर के बराबर होगा, और लिक्विड कॉलम का हम प्रेशर जानते हैं क्या होता है, रो जी एच। तो ये एक्स्ट्रा हाइट थी रो जी एच, तो P1 माइनस P2 क्या हो गया, रो जी एच। अब यहाँ से अगर हम देखें P2 को इधर लाएं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो हाफ रो कॉमन मिल जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा, और P1 माइनस P2 को हम रो जी एच डाल दें, रो से रो कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो 2GH की वैल्यू क्या आ गई, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग, तो ये सही था। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन हमारा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ये है फोर्थ ऑप्शन। तो यही क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंसेस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर में अलग अलग टेम्परेचर पर रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर प्लेटिनम वायर के रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं। द रेसिस्टेंसेस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट आर 8 and 10 ओम रेस्पेक्टिवली। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस उसको R0 या R0 मान लिया, इसको R100 कह दिया, इसकी वैल्यू है 8 ओम, इसकी वैल्यू है 10 ओम, ये गिवन है 8 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली आफ्टर इंसर्टिंग इन ए हॉट बाथ। अब इसको किसी हॉट बाथ में वायर को डाल दिया गया आप टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज। अब ये पूछ रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस पर जो R400 होगा वो क्या है। तो रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का फार्मूला होता है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक, जो भी यहाँ से आता है। तो ये हमारा फार्मूला, अगर हम 100 पे लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे R100 इज इक्वल्स टू R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक कितना टेम्परेचर डिफरेंस है 100। अब अगर हम R400 लिखना चाहें, R400 लिखेंगे तो R0 1 प्लस अल्फा, अब 400 से लेकर के यहाँ तक कितना डिफरेंस है 400, तो ये डेल्टा टी हो गया। तो मेन फार्मूला हमारा ये होता है, दो टेम्परेचर पे दे रखा है, तीसरा टेम्परेचर पूछा है तो सिंपली हम लगा देंगे। अब R100 की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी 8 है, R0 की यहाँ रख दो पहले, यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 8, 1 प्लस अल्फा या 100 अल्फा कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 5/4 और फिर 1 इधर आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 100 अल्फा। तो 100 अल्फा की वैल्यू आ गई 1/4। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पुट करेंगे तो R0 की वैल्यू 8 ब्रैकेट 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100 अल्फा, 400 को 4 इंटू 100 अल्फा लिख सकते हैं, और 100 अल्फा है 1/4, ये हो गया 1/4, कैंसिल होके बना गया 1 1 2 और 2 8 जा 16, तो ये हमारा आंसर हो गया 16 ओम। तो ये ऑप्शन है हमारा इसमें 2 16 8 10, बी ऑप्शन इज करेक्ट 16, इसका 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन is a metal wire of uniform mass density एक मेटल वायर है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है उसकी, और उसका लेंथ है L और M। ये एक मेटल वायर है, इसकी लेंथ है L, इसका मास है M, is bent to form a semi-circular arc and a particle of mass M is placed at the center of the arc. The gravitational force on the particle by the wire is, इसका कहने का मतलब ये है, ये वायर है, L लेंथ है, इसका मास M है, और इसको ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया गया, सेमी सर्कल में बेंड कर दिया गया। अब इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा कहीं, और यहाँ पर एक दूसरा मास M रख दिया गया। इस वायर का मास कितना है M, तो टोटल लेंथ L, ये आपको पता है। तो इस वायर की वजह से यहाँ सेंटर पे जो रखा हुआ मास M है, इस पे कितना फोर्स काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एट एन एंगल थीटा पर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। इस पूरे वायर के ऊपर एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट चूज कर लिया, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। एट थीटा एंगल एक स्मॉल एलिमेंटल मास एलिमेंट चूज कर लिया जिसका मास है dm, इसका मास है dn। एकदम छोटा सा दिखाते हैं हम लोग, डिफरेंशियल मास दिस। तो थीटा एंगल पे ये आर डी थीटा लेंथ का एक आर्क है, छोटा सा स्मॉल सा, जिसका मास है dm, और इसकी लेंथ कितनी है आर डी थीटा, क्योंकि ये एंगल जो छोटा सा बन रहा है इसको हमने क्या कहा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये अगर डी थीटा है तो आर्क जानते हो रेडियस इनटू एंगल होता है, तो ये लेंथ हो गई आर डी थीटा। टोटल लेंथ है एल, तो एल लेंथ का मास कितना है एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l, ये लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी। यूनिट लेंथ का मास अगर m/l है तो आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यूनिट मास का लेंथ इनटू लेंथ आर डी थीटा। ये कहानी आ गई। तो छोटा सा एलिमेंट चूज किया, उसका हमने मास निकाल लिया dm, क्या होगा यूनिट लेंथ का मास m/l होता है, तो छोटी सी आर डी थीटा
लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास इंटू जो लेंथ है इसका निकालना है, आर डी थीटा, ये हो गया। अब इस डी थीटा एलिमेंट की, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जिसका मास डी एम है, इस मास एम पे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब ये जो मास है डी एम, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। तो ये छोटा सा एलिमेंट छोटा सा फोर्स लगाएगा डी एफ, और वो हम जानते हैं जी एम ओमेन टू अपान आर स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे जी एम इंटू डी एम अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर, रेडियस स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो इसको हम वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया जी एम ओन एम टू अपान आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आर कैप लिखेंगे। और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लेंथ है आर, तो इस तरफ अगर ये वेक्टर मान लें, ये वेक्टर है हमारा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है आर, तो इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, आई कैप कर दिया इसको, इस तरफ का मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा आई कैप, प्लस इस तरफ का मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा और जे कैप कर दिया वाई डायरेक्शन में। तो ये टोटल वेक्टर हो गया। टोटल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ये लेंथ होगी आर, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर। तो फोर्स को लिखने का ये तरीका होता है। अब आर कॉमन लेकर के ऊपर से इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डी एफ का फार्मूला आएगा, स्मॉल छोटा सा फोर्स जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू अंदर आ जाएगा आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये कहानी आ गई हमारे पास, जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा आई कैप ये। ठीक है जी। अब डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो डी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एम है एम बाई एल आर डी थीटा, एम बाई एल आर डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। फिर ये अगर लेंथ सेमी सर्किल की निकालें हम लोग, तो कितनी होगी, एल के बराबर, उसी को बेंड किया गया है। और सेमी सर्किल की लेंथ होती कितनी है, 2 पाई आर का आधा, सर्कमफ्रेंस का आधा, इसका मतलब पाई आर होगी। तो आगे हम आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, एल बाई पाई से। ठीक है, वो बाद में रिप्लेस करेंगे, अभी इसको पहले करते हैं। तो एम एल आर जी एम आर स्क्वायर, एक आर फिर कैंसिल हो गया, तो फोर्स जो बना डी एफ इज इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम बाई आर एल जी एम एम, और डी थीटा अंदर चला गया, तो यहाँ पर बन गया जा करके कॉस थीटा डी थीटा आई के प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो नेट फोर्स जो आएगा एफ जी एम एम, ये तो कांस्टेंट है, जी एम एम अपॉन आर इंटू एल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे,
थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, यहाँ से यहाँ तक पाई तक वेरी करेगी। तो 0 से पाई, यहाँ 0 से पाई इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा का जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस पहले लगा लिया, माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई, यहाँ जे कैप आ गया। जी एम कैपिटल एम अपॉन आर एल इंटू, यहाँ देखिए पहले थीटा की जगह पाई रखेंगे, साइन पाई 0, फिर 0 रखेंगे, फिर साइन 0 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया। यहाँ माइनस हमने बाहर निकाल लिया ये, अब बचा अंदर क्या, केवल कॉस थीटा। कॉस थीटा में सबसे पहले पाई रखेंगे, कॉस पाई -1, फिर माइनस करेंगे, फिर थीटा की जगह 0 रखें, कॉस 0 1, तो ये -2 और ये प्लस हो गया 2 GM अपॉन आर एल, और एल की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, एल अपॉन पाई, आर की वैल्यू एल अपॉन पाई, तो 2 GM अपॉन आर की वैल्यू रख दी हमने एल अपॉन पाई इंटू एल, तो यहाँ से पाई ऊपर चला गया तो बन गया 2G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल स्क्वायर, तो ये नेट फोर्स और साथ में क्या आएगा, ये जे कैप। जे कैप क्या बता रहा है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है और नेट फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में काम करेगा, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इधर एलिमेंट लोगे तो वो फोर्स इधर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल केवल बचेगा, तो ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 GMM अपॉन, और पाई भी है साथ में, ये पाई ऊपर चला गया तो यहाँ पर हम पाई यहाँ कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, GMM अपॉन पाई 0 GMM 2 GMM पाई बाई एल स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रखा है, ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाई 40 डिग्री सेल्सियस, किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दिया जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट स्केल पे इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, ये कहा। तो ये तो बात सिंपल है, ये बोनस मार्क आ गया है एक तरीके से। हम लोग सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में ये रिलेशन जानते हैं, C/5 F-32/9, ये तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/9 -32/9, बोथ तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ आ गया 1/5 DC इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, F का डिफ्रेंशिएशन DF अपॉन 9, तो यहाँ से DF क्या आ जाएगा 9/5 DC, ये डिफरेंस या चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल है और ये डिफरेंस या चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल है, और DC आपको दिया हुआ है। इंक्रीज मतलब चेंज, कितना चेंज हुआ ये 40 डिग्री, तो 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल, DF क्या है, DF या डेल्टा F चेंज है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन है 70, 68, 72 और 75, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 38 के बाद में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंसेज, मतलब 5 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, उनको कांटेक्ट में रखा गया है और उनकी इफेक्टिव पावर कितनी है 25 डायोप्टर।
तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह 5 रख दिए गए। और इनकी जो इफेक्टिव पावर जो है वो कितनी है, 25 डायोप्टर। और ऑप्टिक्स में हम जानते हैं पावर्स डायरेक्टली ऐड हो जाती है। कॉनकेव होगा तो निगेटिव पावर होगी, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव पावर्स होती है, ठीक है। बट फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में ऐड होती है। तो इसका मतलब एक की अगर पावर पी डैश है तो सभी की पी डैश पी डैश पी डैश है, तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 5 पी डैश। ये टोटल पावर दी थी पूरे कॉम्बिनेशन की। एक की पावर अगर पी डैश है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 पी डैश। तो यहाँ से पी डैश आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। तो एक लेंस की पावर आ गई। और पावर आप जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो 1/f ये आ गया, यहाँ से f क्या आ जाएगा, 1/5। ये मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेंस की आ जाएगी। और इसमें ऑप्शंस हैं 500, 25, 50, 20 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें क्या कहा गया आपसे कि विच फिगर shows the correct variation of applied voltage या potential difference with photoelectric current I at two different intensities of light I1 and I2। दो इंटेंसिटीज हैं I1 I2, मतलब एक बार लाइट I1 इंटेंसिटी की ड्रॉप की गई उस पर मेटल सरफेस पे, और एक बार I2 इंटेंसिटी की, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में। तो कौन सा सही होगा, इसमें कुछ ग्राफ बने हुए हैं, मैं बना देता हूं। और मैं पहला ग्राफ है, दिस इज द करंट एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले ग्राफ में इस तरीके से बना हुआ, यह है I1 इंटेंसिटी, ये I2 इंटेंसिटी, एंड I1 इज लेस देन I2। I1 इंटेंसिटी लेस है I2 से। दूसरा ग्राफ इज दिस, दूसरा ग्राफ ये दिया है I और V में। दूसरे ग्राफ का है ये, एंड ये, एंड थर्ड वन इज दिस। और यहाँ पर -V0 ये क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, लिखा नहीं उसके बारे में, बस दिया हुआ है। एंड लास्ट वन इज दिस, दिस इज V, दिस इज करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड ऑप्शंस आर दिस एंड दिस। दिस इज -V0, ये अपना वही I1 I2 सब में है, I1 I2 इंटेंसिटी पे, ये ग्राफ I1 इंटेंसिटी पे है और ये I2 इंटेंसिटी पे है। तो ये ग्राफ्स दिए हों। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। इसमें कई सारे ग्राफ होते हैं, इंटेंसिटी और वोल्टेज, करंट और पोटेंशियल में अलग अलग इंटेंसिटी पे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, ऐसे करके होते हैं। तो उसमें से हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ये अपना 4 ऑप्शन में से ये देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता है, कभी थ्योरेटिकल चीज़ है, ये भी नहीं हो सकता, ये सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी मेटल सरफेस पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डालते हैं तो वो केवल क्या चेंज करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी चेंज करेगा, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे नीचे फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं है। बाकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगी,
लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कराओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा। जबकि इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाए गए हैं। इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो चेंज की नहीं जा रही, लाइट की इंटेंसिटी चेंज की जा रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा डाले जा रहे हैं, कम डाले जा रहे हैं, बट फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसमें केवल यही है ऑप्शन जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जिस पे करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। तो दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, हमसे कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है और इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट में, इज पुश्ड बाय ए फोर्स, उसको किसी फोर्स से पुश किया जा रहा है, विच इंक्रीजेज लीनियरली, मतलब जिस फोर्स से उसको पुश कर रहे हैं वो फोर्स लीनियरली चेंज हो रहा है विद टाइम, टी, टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद टाइम। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, वो मैं बना देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया गया है और इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कैटेगरी ये है कि ये प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसका मतलब है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सम कांस्टेंट इनटू टी, टाइम जितना वेरी कराते जाओ, बढ़ाते जाओगे, ये फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे ये सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है। अदरवाइज वो रफ सरफेस कहता और कुछ अगर देता फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वगैरह तो म्यू म्यू कहता, तो फिर अलग बात होती। बट कुछ नहीं कह रखा तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, स्मूथ सरफेस है। अब जैसे ही टाइम t इक्वल्स टू जीरो लोगे आप, तो उस समय तो फोर्स जीरो है। जैसे ही टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कराया, 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सो ऑन, तो ये फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। अब ये फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ से अब अगर आप देखो तो फोर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, मान लेते हैं इसका मास m है, तो इसका मतलब k बाई एम इंटू टी। तो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t, मतलब एक्सीलरेशन और टाइम में एक लीनियर ग्राफ बनेगा और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। t इक्वल्स टू जीरो रखोगे, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू mx टाइप का। ठीक है, y की जगह ये हो गया, x की जगह t हो गया। दिस इज ए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। बट इसमें और भी ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये भी है, ये है, इधर टाइम है, इधर एक्सीलरेशन, और भी है एक, ये से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन। एक और दिया गया है, ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन है, और ऐसे करके ये, तो ऑप्शन तो हमारा यही सही होगा, लीनियर है। कर्व तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ t की पावर 2 या 3 तो है नहीं, सिंगल पावर पे डिपेंडेंसी है, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कह देता है ये रफ सरफेस है तो बात अलग हो जाती। क्या बात अलग हो जाती, टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट इनिशियली जीरो से ये फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, तो तुरंत ही ये ब्लॉक चलने नहीं लगेगा अगर ये रफ सरफेस है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज हुआ तुरंत यहाँ फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स, और हम बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ाएगा अपनी, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और फिर बढ़ते 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 जब फोर्स हम बढ़ाते चले जाएं ये भी बढ़ाता चले जाएगा, और जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू,
उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगा। तब तक कोई वेलोसिटी, कोई एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा। अब ग्राफ अलग बन जाएगा इस तरीके से। अभी कोई एक्सीलरेशन नहीं, कोई एक्सीलरेशन नहीं, फिर अचानक से एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। इस टाइम पे जब ये फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, मान लेते हैं टी नॉट टाइम पे फोर्स बन गया के इंटू टी नॉट, ठीक है, या टी वन कह दिया, टाइम टी को क्या कह दिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टी नॉट सेकेंड। तो उस समय फोर्स क्या टी नॉट होगा, और वो इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी। तो यहाँ टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम जी बाई के। तो यहाँ पर म्यू एम जी बाई के इस टाइम पे जाकर के ये चलना स्टार्ट करेगा और इसमें कुछ वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ के बाद फिर लीनियर ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे करके, और उसका स्लोप क्या होगा, के बाई एम। और यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी फोर्स की, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, टी नॉट की वैल्यू पुट करके यहाँ से, ठीक है। कितना होगा फोर्स इस समय, म्यू एम जी, ये उसके बाद आ गया और उनकी पता चला जाएगा। तो ये कहानी, तब ये ग्राफ अलग होता है। और कुछ नहीं कह रखा है, तो सिंपल सा ग्राफ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चला गया, सॉरी। नेक्स्ट है, ए रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट से रबर बॉल को फॉल कराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, हाइट है h, स्मॉल h, एंड रिबाउंड्स up to the height h/2. Okay, the percentage loss of total energy of the initial system as well as velocity ball before it strikes the ground respectively. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 50% और साथ में दिया है √g h/2, जी h/2। बी ऑप्शन में 50% का लॉस है एनर्जी का, और जो बाउंसिंग स्पीड है वो √gh है। सी ऑप्शन है 40% और बाउंसिंग स्पीड है 2gh, √2gh। एंड डी ऑप्शन है 50% एंड बाउंसिंग स्पीड है √2gh। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से किसी बॉल, एम मास की बॉल है जो भी है, यहाँ से इसको ड्रॉप कराया जाता है, और ये आप इस पे, इस कितनी हाइट है, हाइट है h। अभी कह रहा है कितनी वेलोसिटी से यहाँ करेगा। तो स्ट्राइकिंग स्पीड जो होगी वो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ u इक्वल्स टू 0 से ड्रॉप किया जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं v स्पीड हो जाती है, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh से। u तो 0 हो गया, तो ये v क्या आ गया, √2gh। तो ये स्ट्राइकिंग स्पीड हो गई। 2 चीजें पूछी गई हैं कि कितना परसेंटेज टोटल एनर्जी लॉस हो जाएगी और कितनी स्पीड से टकराएगा। तो 2gh का आंसर इसमें 2 जगह है। अब ये जानना है कि कितना परसेंट लॉस हो जाएगी। ये कह रहा है टकराने के बाद ये फिर हाफ हाइट तक फिर जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, कितनी, h/2। तो इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी क्योंकि स्पीड 0 थी जब छोड़ा गया था, केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। अब जब ये यहाँ बाउंस होके फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड 0 हो चुकी है, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg
h/2, हाइट कितनी है h/2। तो यहाँ नेट एनर्जी mgh, यहाँ नेट एनर्जी mgh/2, तो कितना डिफरेंस आया mgh/2। तो कितनी लॉस हो गई, इतनी थी इतनी बची, तो mgh/2 इतना लॉस हो गई अपॉन इनिशियल कितनी थी mgh, लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज लॉस होता है। तो इसको हम mgh कैंसिल कर देंगे, 1/2 इंटू 100, दिस इज 50%। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इक्वेशन क्या दी हुई है स्टेशनरी वेव की, ये दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2a साइन 2 पाई nt बाई लैम्डा इंटू 2 पाई x बाई लैम्डा, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डायमेंशंस ऑफ n इंटू टी इज l, n इंटू टी, इसकी जो डायमेंशंस दी गई हैं वो l है, ये बता रहा है पहले ऑप्शन में। और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है डायमेंशंस ऑफ n इज, n की जो डायमेंशंस हैं वो कही गई हैं lt-1। और सी में कहा गया है द डायमेंशंस ऑफ n बाई लैम्डा, n बाई लैम्डा, ये कितनी दी हुई है t, ये दी हुई है। और डायमेंशंस ऑफ x इज l, डी में दिया हुआ है x की डायमेंशंस क्या है l। अब इसमें से बताना है कौन सा रॉन्ग है, कौन करेक्ट नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। साइन का जो आर्गुमेंट, कोई भी साइन कॉस टेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो ये जो एंगल होता है, ये आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ये कांस्टेंट होता है। रेडियन की कोई डायमेंशंस नहीं होती, ये रेडियन में एंगल होता है या डिग्री में होता है, तो ये कांस्टेंट्स हैं, सिंपल सी बात ऐसा समझिए। अब इसमें देखिए ये कांस्टेंट अगर है और 2 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इसको कांस्टेंट होने के लिए जो यूनिट या जो डायमेंशंस nt की होंगी वही लैम्डा की होंगी। यहां पर देखिए 2 पाई x बाई लैम्डा, ये, और ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। तो यहाँ जो ये x बाई लैम्डा है, जो x की डायमेंशन होगी वही लैम्डा की डायमेंशन होगी। 2 पाई यहाँ भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ पर, हाँ ये देखो मैं लिखना भूल गया, कॉस भी है, कॉस 2 पाई x बाई लैम्डा, कॉस 2 पाई x बाई लैम्डा, कॉस 2 पाई x बाई लैम्डा, दिस। तो ये स्टेशनरी वेव है। यहाँ पर भी एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होंगी, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही है, x बाई लैम्डा, जो डायमेंशन x की होंगी वही लैम्डा की होंगी। और हम जानते हैं लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। या नहीं दिया हुआ तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, किससे, y इज इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी और cos kx, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो ओमेगा टी की जगह ये पूरा लिखा है, kx की जगह ये लिखा है। k क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, और k हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो पर मीटर k का हो गया, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी t-1 हो जाएगी। तो उतना सब झाम करने के बजाय सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चीज़ें मालूम है। ये x जो है ये डिस्टेंस है, y जो डिस्टेंस है, ओके। तो इसका मतलब ये मीटर में है तो लैम्डा भी मीटर में होगा, ठीक है। तो
लैम्डा मीटर में है तो एक्स भी मीटर में होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स की डायमेंशन एल होनी चाहिए, तो ये तो सही है। यहाँ देखिए जो एन टी की डायमेंशन होंगी वही लैम्डा की होंगी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ये मीटर में होगी तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। तो एन टी की डायमेंशन क्या है? एल, ये भी सही है। ठीक है, अब आते हैं एन पे। तो अगर एन टी की डायमेंशन एल हैं तो टी नीचे जाएगा, तो एन की डायमेंशन क्या हो जाएंगी? एल टी माइनस वन। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो यही गलत होगा। एक तो ऑप्शन सही होना ही है। तो अब निकाल के आप देख लेते हैं। एन की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, और लेमडा एल होगा क्योंकि ये वेवलेंथ है, मीटर में होगी। तो यहाँ एल टी माइनस वन, उसको एल से डिवाइड करोगे तो टी माइनस वन आ जाएगा। एन की क्या है? एल टी माइनस वन, और लेमडा की क्या है? एल। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे एन बाई एल लेमडा, एन बाई लेमडा, एल टी माइनस वन और नीचे एल, तो ये बन जाएगा टी माइनस वन, जबकि दिया गया है टी। इसका मतलब यही रॉन्ग हो गया। इन सब में ज़्यादा टाइम लगाने वाला है नहीं, बट डिटेल में बता रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले 2 सेकंड का हमें टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूं। 1 सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जस्ट ए मिनट। सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें हमारी डिवाइस लगी हुई है। तो चलते हैं, जब तक काम करती है उसके बाद देखेंगे फिर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी, अगला है ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 115 मीटर इन n plus 2th सेकेंड। द एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन पूछा गया, मतलब हम टीएथ सेकेंड में जानते हैं, टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है u प्लस हाफ ए 2t माइनस वन। तो एन एच सेकेंड के लिए क्या लगाएंगे? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस वन, और एस एन प्लस टू के लिए क्या लगाएंगे? क्योंकि एन एच सेकेंड और एन प्लस टू सेकेंड में चली गई डिस्टेंस उनको दी गई है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे u प्लस फिर हाफ ए, एक्सीलरेशन है, और n की जगह क्या रखेंगे इसमें? n प्लस टू, तो 2 टाइम्स n प्लस टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा आपका u प्लस हाफ ए 2n 4 माइनस वन प्लस थ्री, ये बन जाएगा। और ये डिस्टेंस आपको दी गई है
102.5 और ये डिस्टेंस दी गई आपको 115। तो यहाँ से अगर आप देखें, इसमें से इसको माइनस अगर करें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो 115 माइनस 102.5 इज इक्वल्स टू, यू माइनस यू सीधा कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए कॉमन आ जाएगा, हाफ ए कॉमन मिला, 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, तो 2n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, 2n माइनस 2n, 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा आपका 4 और 2 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे तो 15 में से 2 गया 13, अच्छा 13 बचा और 0.5 और माइनस कर दिया तो कितना बचा 12.5, 12.5 ये, क्योंकि 15 में से ढाई जाएगा 12.5 बचेगा, तो यहाँ से ए आ गया 12.5/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब एक थ्रेड है पॉजिटिवली चार्ज, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, सभी लोगों को आगे होगा समझ में, ये इनफाइनाइट तक है, ओके। An electron revolves around a circular path having axis along the length of the wire। मतलब ये एक्सिस मानते हुए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इस तरीके से, मतलब इस चार्ज के ऐसे रोटेट कर रहा है चारों तरफ, ये बोला गया है। An electron revolves along a circular path having axis along the length of the wire, ठीक है। The graph that correctly represents the variation of the kinetic energy of the electron as a function of radius of the circular path from the wire is, मतलब ग्राफ बनाना है किसका, करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बताना है। कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है आर। अगर इसकी रेडियस आर है, अगर इसकी रेडियस आर है और ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के अराउंड घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए किसी भी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, कहीं ना कहीं से वो मिलता है किसी न किसी फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा जो इस वायर की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो इस पे चल रहा है, इस वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस वायर की वजह से एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। वो कितना होगा, वो होगा फोर्स Q इंटू ई, Q इंटू ई, और Q कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के बराबर इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पर कितनी, ठीक है। और ये क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये F होना कितना चाहिए, इसकी अगर स्पीड मान लेते हैं v है, रेडियस r में घूम रहा है, तो इसका मास है m, तो m v² ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये QE के बराबर होगा, E के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ठीक है, लैम्डा क्या है, इस चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं इसको एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू ई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर से आर हो गया कैंसिल। यहाँ क्या किया हमने, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन, ये सब कांस्टेंट्स, तो के क्या आया, के तो कांस्टेंट आई। तो इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी हम वर्टिकल एक्सिस पे शो करें और रेडियस को इधर शो करें, तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये ग्राफ बनेगा। और ये है इसमें सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड। तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, तो उसका क्या हमारा फिगर होता है, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इधर ड्राइविंग बैटरी लगा देते हैं हम लोग, यहाँ कुछ अपना कीवी सब लगा करके रियोस्टेट वगैरह, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर ए बी बन जाता है। ये ड्राइविंग बैटरी हो गई। और यहाँ पर हम लोग जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें प्राप्त करना है या निकालना है, उसको कनेक्ट करते हैं और साथ में यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ की लगा देते हैं और यहाँ भी की लगा देते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ गैल्वेनोमीटर और यहाँ जोकी से ऐसे टच करा देते हैं। ये कहानी उसमें होती है। और इस सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो दो कीज होती हैं यहाँ तो हमने पहले सप्लाई दे दी, यहाँ K1 हो गया, K2 हो गया, बारी बारी से कीज को हम बंद करते हैं। तो अब इसमें दिया क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल काम है, टू मेजर द internal resistance of a battery potentiometer is used for R is equals to 10 ohm. R is equals to 10 ohm. The balance point is observed at L is equals to 500 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 500 सेंटीमीटर पर नल पोजीशन मिलती है। इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। किसके लिए, जब R की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, ये कब होता है, जब R की वैल्यू 10 ओम लेते हैं, इससे 10 ओम इसमें डालते हैं तो ये 500 पे नल पॉइंट मिलता है। उसके बाद में कह रहा है फॉर R इज इक्वल्स टू 1 द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट L इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर। फिर जब हम R को कितना लेते हैं, 1 ओम, तो जो लेंथ मिलती है वो 400 सेंटीमीटर मिलती है। तो 400 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज अप्रोक्सीमेटली। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का पूछा गया है। तो इसके लिए आप याद रखिए, नल पॉइंट जो मिलता है, तो इसमें हम पोटेंशियोमीटर में एक टर्म पढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से डिनोट करते हैं। तो अगर 500 पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी, इस सेल के, बैटरी के, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, नल पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट है। तो पहली कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। और यहां से पोटेंशियल, यही पोटेंशियल डिफरेंस
यही पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ 0 गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, देखिए इसको हम लिखेंगे, पहली लेंथ क्या है 400, तो हम लिखेंगे यहाँ से k नहीं 500, k इंटू 500 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का लिखें हम लोग तो क्या लिखते हैं, E माइनस आई आर को हम कह देते हैं, इस समय जब नल पॉइंट 500 पे मिला है तो उस समय इसके अंदर इस लूप में जो करंट है वो I1 है, तो I1 इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये होता है V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर का फार्मूला। यहाँ से क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर वायर की तरफ से पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, इसकी तरफ से सेल के टर्मिनल वोल्टेज का जो फार्मूला होता है उसकी तरफ से ये दोनों इक्वल होने चाहिए नल पॉइंट पे। ठीक है, V का एक और फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज सेम है तो V इज इक्वल्स टू और भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, इसमें भी करंट वही है जो इसमें है, उधर तो जा नहीं रही, इसमें ही लूप में चलेगी केवल, तो आई इंटू आर ये भी लिख सकते हैं। तो ये तीन ही फार्मूले यूज होंगे। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी हम नल पॉइंट यहाँ देख रहे हैं तो उस समय मान लेते हैं करंट I1 फ्लो कर रही होगी इसमें, इस वाले लूप में, दैट मीन्स I1 इंटू आर कितना डाला गया है 10, दिस इज 10, तो एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी देखिए, जब 400 पे मिल रहा है तो फिर KL लिखेंगे, तो K इंटू 400 इज इक्वल्स टू फिर E माइनस, जब 1 ओम डाला गया तो 400 पे मिला, तो इस समय जो करंट फ्लो हो रही मान लेते हैं I2 होगी, तो इसको लिखेंगे I2 इंटू आर इज इक्वल्स टू I2 इंटू इसकी तरफ से लिखेंगे R कितना है 1। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको हम लोग, तो क्या करते हैं, I1 यहां से अगर निकालें हम लोग तो 500K बाई 10 निकल आएगा, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 500K बाई 10, मतलब कि 500 को हम 50K कर देंगे, ये 10 यहाँ लाओगे कैंसिल हो जाएगा, 50K आ जाएगा। I2 देखिए क्या आएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 400K, I2 की वैल्यू क्या आ गई 400K। अब यहाँ पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब पुट करेंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो इससे इसको जब माइनस करेंगे या इससे इसको माइनस करेंगे तो 500K माइनस 400K 100K आ जाएगा, इज इक्वल टू ई माइनस ई 0 हो जाएगा, दिस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर I2 माइनस I1 इंटू आर बन जाएगा, और I2 कितना है दिस, I1 कितना है दिस, 400 माइनस 50K I2 माइनस I1, तो 350K इज इक्वल्स टू 350K इंटू आर, ये हो गया I2 माइनस I1, ये 100K, तो K से K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी आई 10/35, और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 100 कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻1 कर देते हैं, नीचे क्या कर देते हैं 35, तो 5 7 35 5 100 इक्वल्स टू इतना करने के बजाय सीधा कर लेते हैं 5 2 जा 5 7 35,
तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 15, अप्रोक्सीमेटली इतना हो 0.285। और ऑप्शंस क्या है हम लोग देख लेते हैं, 0.2, 0.4, 0.1, 0.3। तो किसको ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ये कर रहा है 0.3 को। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 0.3। ये अपना एक पोटेंशियोमीटर भी हो गया। एंड नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। 1 minute, let me check the battery. Okay. Some moments are left. The value of net resistance of the network as shown in the figure. तो फिगर हमारा ये है, ये रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पर एक डायोड इस तरीके से लगा दिया गया है, यहाँ पर एक डायोड इस तरीके यहाँ से लगाया गया है इसे दिस, ये दो डायोड्स हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया है दो जगह पे, -8 वोल्ट एंड -6 वोल्ट, -8 वोल्ट एंड -6 वोल्ट। दिस इज 15 ओम आई थिंक, 10 and 5, 10 ओम एंड 5 ओम। अब इसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर इज, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, जब भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स के डायोड के क्वेश्चंस आए तो डायोड्स के बारे में सबसे पहले देखिए कौन सा रिवर्स बायस है उसको हटा दीजिए और कौन सा फॉरवर्ड बायस उसको पड़ा रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए -6 इज हायर देन -8, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है पी साइड, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये लोअर पोटेंशियल पे है पी साइड इस वाले डायोड का, और इसका एन साइड हायर पोटेंशियल पे है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो ये ब्रांच ही हट गई और ये डायोड जो है कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको आइडियल डायोड मान के चलेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस नेट आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, इसका रेसिस्टेंस 0 है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25। तो ये 150, 25 6 ओम, ये अपना नेट सर्किट का रेसिस्टेंस आ जाएगा 6। 5/2 15/4 30/11, हाँ थर्ड है अपना 6 ओम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स। इसमें दिया है पीटी डायग्राम ऑफ ए आइडियल गैस हैविंग 3 डिफरेंट डेंसिटीज। एक आइडियल गैस है, वही सेम आइडियल गैस को कि 3 डेंसिटीज ली गई हैं, मतलब सेम आइडियल गैस एक ही है, एन आइडियल गैस हैविंग 3 डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटी पे उसको यूज किया गया है। एक बार ज़्यादा इंटेंसिटी, फिर एक बार कम, एक बार दूसरा, एक बार तीसरा, डेंसिटी अलग अलग है इन 3 डिफरेंट केसेस। ओके, इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ग्राफ बना हुआ है पीटी डायग्राम, दिस, इधर टेम्परेचर एक्सिस, इधर प्रेशर एक्सिस, और ये ऐसे करके 3 ग्राफ बने हुए हैं और इसमें शो किया गया है रो1, रो2, रो3। This is रो1, रो2, रो3। एक गैस ली गई जिसके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाया गया, लेकिन
अलग अलग डेंसिटीज पर। एक बार उसी गैस को रो वन डेंसिटी पर लिया गया, एक बार उसकी डेंसिटी रो टू ली गई, एक बार रो थ्री ली गई, और ये ग्राफ्स आए। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं कि रो टू लेस देन रो थ्री, रो टू लेस देन रो थ्री। बी ऑप्शन है रो वन ग्रेटर देन रो टू, रो वन ग्रेटर देन रो टू। सी ऑप्शन है रो वन लेस देन रो टू, रो वन लेस देन रो टू। एंड डी ऑप्शन है रो वन रो टू रो थ्री इक्वल, रो वन इक्वल्स टू रो टू इज इक्वल्स टू रो थ्री। बैटरी गड़बड़ कर रही है। बस ये करके उसके बाद चार्जिंग लगा के फिर करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा कहानी दी हुई है, कौन सा सही है हमें जानना है। ओके जी, फॉलोइंग करेक्ट। ओके, तो एक आइडियल गैस ली गई जिसकी